फी एनसीईआरटी क्लास 11th एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज़ को आज हम फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ओशन सैलिनिटी आर मेंशन बिलो। ओशन की जो भी सैलिनिटी होती है वो किन फैक्टर्स में डिपेंड करती है, इस पर एनसीईआरटी पर एक अच्छा खासा पैराग्राफ दिया हुआ है सैलिनिटी के ऊपर। ये उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं। अब पहले ये देख लेते हैं कि इसमें करेक्ट पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पहला ऑप्शन कहता है कि सैलिनिटी ऑफ वाटर इन द सरफेस लेयर ऑफ ओशन डेप्थ मेनली डिपेंड मेनली ऑन इवापोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन। तो ये कह रहा है कि जो सरफेस में पानी होता है वो मेनली डिपेंड करता है इवेपोरेशन में और प्रेसिपिटेशन में। हाँ, क्योंकि जो भी सरफेस का पानी होता है वही सबसे ज़्यादा इवेपोरेट होकर के गायब हो जाता है। और अगर किसी तरह का प्रेसिपिटेशन होता है, अगर रेनफॉल होती है, तो पानी ऐड भी सबसे पहले सरफेस वाटर पे होता है, जिसकी वजह से सैलिनिटी पे असर तो पड़ता है। इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला का कह रहा है कि सरफेस सैलिनिटी इज़ ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड इन कोस्टल रीजन्स बाय फ्रेश वाटर फ्लो फ्रॉम रिवर एंड इन पोल रीजन बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग द विंग ऑफ आइस। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि सरफेस सैलिनिटी जो है वो ग्रेटली इन्फ्लुएंस होती है कोस्टल रीजन में। किससे? जो भी मान लीजिए कोस्टल रीजन है, जैसे कि यहाँ पे बे ऑफ बंगाल के पास में, ठीक है, तो यहाँ पे कई सारी नदियों का कॉन्फ्लुएंस होता है और फिर डेल्टा फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे फ्रेश वाटर जो है वो यहाँ पे फ्लो होकर के यहाँ की सैलिनिटी को बिल्कुल इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे सैलिनिटी क्या होगी? कम हो जाएगी। एंड इन पोलर रीजन में क्या होता है? बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग एंड द फ्रीजिंग ऑफ द आइस। ठीक है, तो पोलर रीजन में क्या होता है? पोलर रीजन में फ्रीज, जब आइस फ्रीज हो जाती है तो उसकी वजह से भी सैलिनिटी में फ़र्क पड़ता है। तो दोनों ऑप्शन ये सही हो जाते हैं। फिर अगला ऑप्शन कह रहा है, विंड ऑल्सो इन्फ्लुएंस सैलिनिटी ऑफ एन एरिया बाय ट्रांसफरिंग वाटर टू अदर रीजन्स। हाँ, मान लीजिए एक एरिया था जहाँ पे बहुत सारा रिवर का कॉन्फ्लुएंस था और यहाँ पे सैलिनिटी कम थी, लेकिन एक एरिया ऐसा था जहाँ पे रिवर का कॉन्फ्लुएंस नहीं है और विंड की वजह से ये कम सैलिनिटी वाला वाटर इस तरफ को आ जाएगा, तो यहाँ की सैलिनिटी को वो इफ़ेक्ट करेगा। इसलिए ये ऑप्शन भी सही हो जाता है। अगला है कि ओशन करंट कंट्रीब्यूट करती है सैलिनिटी वेरिएशन में। तो ओशन करंट्स भी करती है, क्योंकि ओशन करंट्स की वजह से भी तो पानी का मूवमेंट होता है, इसलिए ये फोर्थ ऑप्शन भी सही हो जाएगा। उसके बाद में आखिरी ऑप्शन जो कहता है सैलिनिटी इन नॉर्थ पोल इज़ हायर देन द साउथ पोल। तो ये ऑप्शन आपको एक बार ही चेक करना है कि सही है या नहीं सही है। तो इस स्टेटमेंट में कह रहा है सैलिनिटी इन नॉर्थ पोल इज़ हायर दैन द साउथ पोल एरिया। तो ये आपको एक फैक्ट याद रखना है कि साउथ पोल में सैलिनिटी इज़ हायर दैन नॉर्थ पोल। इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाती है। जो साउथ पोल में सैलिनिटी नॉर्थ पोल के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाता है। इसलिए 5 वाले सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे और इसका आंसर है ए। अगला है, नॉर्थ सी इन स्पाइट ऑफ इट्स लोकेशन इन हायर लैटिट्यूड्स रिकॉर्ड हायर सैलिनिटी ड्यू टू मोर सलाइन वाटर ब्रॉड बाय द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। अगला है, बाल्टिक सी रिकॉर्ड्स लो सैलिनिटी ड्यू टू द इन्फ्लक्स ऑफ रिवर वाटर इन लार्ज क्वांटिटी। फिर थर्ड है, मेडिटेरियन सी रिकॉर्ड करता है हाई सैलिनिटी ड्यू टू हायर इवापोरेशन। एंड सैलिनिटी फोर्थ है, सैलिनिटी इज़ लो इन ब्लैक सी ड्यू टू द इनॉर्मस फ्रेश वाटर इन्फ्लक्स फ्रॉम द रिवर्स। और फिफ्थ पॉइंट कहता है सैलिनिटी जनरली इंक्रीजेज डिस्टिंक्ट जोन कॉल्ड थर्मोक्लाइन वेयर सैलिनिटी इंक्रीजेज शार्पली। तो इसमें जो स्टार्टिंग के 4 पॉइंट्स है वो तो सही है, लेकिन इसमें फिफ्थ पॉइंट गलत है क्योंकि थर्मोक्लाइन नहीं होता है, इट इज कॉल्ड एज हेलोक्लाइन। तो हेलोक्लाइन
जोन के नीचे सैलिनिटी शार्पली डिक्रीज होती चली जाती है और उसके ऊपर इंक्रीज होती है। सॉरी, सैलिनिटी जो है डेप्थ के साथ में कैसे इंक्रीज होती चली जाती है। सैलिनिटी जी नीचे जाने पर, डेप्थ में जाने पर हमेशा इंक्रीज होती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, द हाइएस्ट टाइड इन द वर्ल्ड अकर इन द बे ऑफ फुंडी इन नोवा स्कॉटिया, कनाडा। फिर अगला है, ये पहला स्टेटमेंट सही है, ये एनसीईआरटी में फैक्ट है और ये सही है। अगला है, टाइडल बर्च ऑन वाइड कॉन्टिनेंटल शेल्फ हैव स्मॉलर हाइट। तो यही स्टेटमेंट गलत है क्योंकि स्मॉलर नहीं होता है, लार्जर होता है। ठीक है, वाइड, जितनी ज़्यादा कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाइड होगी उतना ज़्यादा उसकी हाइट होती है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाता है और बाकी सारे ऑप्शन इसमें सही हैं, सिर्फ सेकंड वाला ही गलत है। फिर अगला क्वेश्चन है, ये कहता है कि मेजर ओशन करंट आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्ट्रेसेस एक्सर्टेड बाय द प्रिवेलिंग विंड्स एंड कोरियोलिस फोर्स। सेकेंड है कि इन रीजन्स ऑफ प्रोनाउंस्ड मानसूनल फ्लो द मानसून विंड इन्फ्लुएंस द करंट मूवमेंट। फिर थर्ड कहता है, द मिक्सिंग ऑफ वार्म एंड कोल्ड करेंट्स हेल्प टू रिप्लेनिश द ऑक्सीजन एंड फेवर द ग्रोथ ऑफ प्लैंक्टन्स, the primary food for fish population. The best fishing ground of the world exists mainly in these mixing zone. तो आपको बताना है कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं। ये सारे ही स्टेटमेंट सही हैं, तीनों के तीनों स्टेटमेंट इसमें सही हैं, तीनों स्टेटमेंट। इसका आंसर हो जाएगा डी। फिर अगला क्वेश्चन है, कहता है कोरियोलिस फोर्स intervenes and causes the water to move to the left in northern hemisphere and right in the southern hemisphere. उसके बाद में कहता है दिस लार्ज एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर फ्लो ऑन रिकॉर्ड गेयर्स कहते हैं इनको, और सर्कुलर। तो इसमें पहले तो यही पता चल जाएगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये राइट मूवमेंट होता है और सदर्न में लेफ्ट मूवमेंट होता है, तो ये स्टेटमेंट पहला गलत हो जाता है। प्राइमरी फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस द करंट आर हीटिंग बाय सोलर एनर्जी, विंड, ग्रेविटी, कोरियोलिस फोर्स। ये सही है कि जो प्राइमरी फोर्सेस होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं करंट को, वो क्या होता है, हीटिंग, सोलर एनर्जी मतलब सनलाइट की वजह से कितनी हीटिंग हो रही है, विंड, ग्रेविटी और कोरियोलिस फोर्स ही वो फैक्टर्स हैं, प्राइमरी फैक्टर्स जो कि करंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये एनसीईआरटी क्लास 11th की MCQ प्रैक्टिस सीरीज़ का आज ये आखिरी क्लास थी। इसके बाद में हम क्लास 12th को स्टार्ट करने वाले हैं। आपको अगर ये PDF चाहिए तो आप दिए गए नंबर्स में कांटेक्ट कर सकते हैं।